नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में बीजेपी ने 107 लोगों को टिकट दिया है। लिस्ट की खास बात यह है कि बीजेपी ने 60% टिकट ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को दिए हैं। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से ही टक्कर देंगे। तो बीजेपी की इस लिस्ट पर ही आज यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई दौर की बैठकें हुई, मंथन काफी दिनों तक चला। अब आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। पहली सूची में 107 उम्मीदवार है, पर योगी आदित्यनाथ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि लग रहा था कभी वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो कभी अयोध्या से लड़ेंगे, पर वो गोरखपुर से ही मैदान में उतरने को तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और इसमें बाकायदा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कुछ उसको कह सकते हैं कि मापदंडों के ऊपर लिया जाता है। अब योगी आदित्यनाथ कहाँ से लड़ेंगे, उन्होंने तो कह दिया कि भाई पार्टी जहाँ तय करेगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जो पार्टी ने ये तय कर दिया कि कमांडर इन चीफ योगी आदित्यनाथ हैं। ये हमने 3 महीने पहले ही जब आरएसएस के वरिष्ठ लीडर्स चित्रकूट में बैठे थे और वहाँ पे जो बातचीत हुई, वहाँ पे जो निर्णय हुआ, उसके बाद से ही ये तय कर दिया गया है कि चाहे वो कैंडिडेट का मसला हो, चाहे वो प्रचार का मसला हो, चाहे कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ इज गोइंग टू बी द कमांडर इन चीफ। केंद्र से अलग तरीके से सब कुछ होगा, राज्य के स्तर पे अलग काम होगा, लेकिन जो मेन जो पूरा कैंपेन को जो अपने हिसाब से लेके चलेंगे वो योगी आदित्यनाथ। संगठन की तरफ से कहा गया कि भाई आप मथुरा से भी लड़ सकते हैं, अयोध्या से भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं गोरखपुर शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। क्यों किया ये, क्यों हुआ ये फैसला? वो फैसला इसलिए हुआ, बहुत सारी पार्टी के अंदर में भी पुल्स, पुशेस, प्रेशर हर पार्टी के अंदर होती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डेमोक्रेसी का ये खेल ये निराला है। योगी आदित्यनाथ मथुरा में लड़ते, नया ट्रेन होता, नई जगह होती, उनको कैंपेन में वक्त देना होता। अयोध्या में भी टच एंड गो सिचुएशन था, लेकिन गोरखपुर तो इनका अपना पिच है। वो तो बाबा वहां जाएंगे भी नहीं, कैंपेन करने के लिए वो नहीं भी जाएंगे, वैसे भी जीत के चले आएंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गोरखपुर के पास अपनी इस यात्रा को, रथ यात्रा को अखिलेश लेकर के गए, लेकिन गोरखपुर के अंदर नहीं घुसे, मऊ के साइड से निकल गए, बाहर से बाहर। क्यों? वो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, और इसलिए उन्होंने ये एक टेक्निकल स्ट्रेटजिक तरीके से ये फैसला लिया कि ताकि वो ज़्यादा वक्त उनको अपनी जीत के लिए ज़्यादा समय देने के बजाय वो पूरे राज्य में कैंपेन करें। एक ऐसी सीट की ज़रूरत है कि जहां उनको कम से कम वक्त गुजारना पड़े, अदरवाइज अगर वो उसी जगह फंस गए तो फिर बाकी सीटों के ऊपर कैंपेन कौन करेगा, सब पे नज़र कौन रखेगा, किस तरीके से कैंपेन चलाया जाए। अब इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला कर लिया है, तो अब सारी चर्चाएं इसके ऊपर खत्म हो गई। चर्चाएं तो खत्म हो गई आपने कहा, लेकिन विपक्ष को भी इस बात का इंतजार था, क्योंकि जब चर्चाएं चल रही थी मथुरा या अयोध्या से, तो यहां से अखिलेश ने भी हुंकार भर दी कि पार्टी जहां से चाहेगी मैं भी चुनाव लड़ूंगा। पर जैसे ही गोरखपुर का नाम फाइनल हुआ है, अब अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। देखिए, अखिलेश आजकल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक, 1 पॉइंट एजेंडा उनका है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कटाक्ष करें, और कुछ अच्छे अच्छे कटाक्ष भी वो कर रहे हैं, और ये नोक झोंक राजनीति में होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी तक चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं, अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि 100 चोट सुनार का 1 चोट लोहार, तो वो जो है वो योगी आदित्यनाथ
इन सब मीटिंग से निकल करके जब पहला उनका पब्लिक अपीयरेंस होगा तो ये जो 3-4 दिनों से लगातार बाबा के ऊपर अखिलेश की जो तंज, और अच्छा तंज है, कोई खराब नहीं है, राजनीति में ज़रूरी भी है। अब जैसे आज उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एक अटैक किया कि भाई पार्टी ने पहले ही ने गोरखपुर भेज दिया कि अपने घर जाओ, अब लखनऊ में तुम्हारा काम नहीं है। तो ये एक अच्छा तंज है, राजनीति में ये होना चाहिए। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड बाबा वापस आएंगे, कुछ ऐसी बात कह देंगे कि अखिलेश यादव के तंज का जो है पूरा सूद समेत वो उसका जवाब होगा। सर एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, ये पूरी जो 107 लिस्ट है वो हमने अपने दर्शकों को एक एक नाम बताया कि किसे कहां से चुनावी अखाड़ा में उतारा गया है, पर पूरे लिस्ट में नजर डाले तो एक भी नाम मुस्लिम नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बाकायदा वो सिग्नल दे रही है। और तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा क्या आपने ये सवाल कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी से लोग पूछते हैं भाई मुसलमानों को क्यों नहीं दिया। भाई क्यों देंगे? भाई मुसलमान वोट करते हैं क्या? भाई आप मुसलमान बीजेपी को वोट ना करे और बीजेपी उन्हें टिकट दे, ये अजीबोगरीब स्थिति है। आप मैच खेलने जाओ और एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में आप रखोगे, ना वो बॉलिंग कर सकता है, ना बैटिंग कर सकता है, ना फील्डिंग कर सकता है, ना विकेट कीपिंग कर सकता है, किसी काम का वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है, ये मान लिया है कि खास करके ये जो 2 फेजेस हुए हैं, 2 फेजेस के, तो ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट करने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये एक काउंटर स्ट्रेटजी है। अभी देखिए कैराना के उम्मीदवार एक गैंगस्टर एक्ट में भागे हुए थे, आज गिरफ्तार हो गए, तो सिग्नल भी दिया जा रहा है। अब सारे लोग, अब जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है, देखिए मुसलमानों की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से ये जो बसपा की भी जो लिस्ट आई है उसमें भी मुस्लिम उम्मीदवार सबसे ज्यादा, दलित से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे जो मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करके मुस्लिम वोट पाने की जो चाहत हर पॉलिटिकल पार्टी पाले हुए होती है, भारतीय जनता पार्टी को ये मुगालता नहीं है। उनको पता है कि उनके वोट कहाँ से आएंगे और किसको वोट देना है। और अगर मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम समुदाय, अगर इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो खिलाफ वोट करेंगे, तो ये डिमांड करना या कोई ये कटाक्ष करे, ये उसके क्रिटिसिज्म करे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, ये बेमानी बातें हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आप वोट दोगे तो वोट पाओगे, अगर वोट नहीं दोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्यों करते हो? और ये अपने आप में एक ईमानदार पॉलिटिक्स है कि भारतीय जनता पार्टी डंका के चोट पे ये कहती है कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, हम टिकट नहीं देंगे, बात खत्म। और जो बेईमान किस्म की पार्टियां होती हैं वो मुसलमानों को टिकट भी देते हैं, सीट भी जीतते हैं, लेकिन जो सत्ता की हिस्सेदारी होती है उसके बेनिफिट से मुस्लिम समाज को बिल्कुल अलग रखते हैं। अब देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ओवैसी सही कहते हैं कि मुसलमानों के खैरात पे ये सेकुलर पार्टी के लोग चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को वापस क्या मिलता है? कुछ नहीं, दंगा मिलता है। मुस्लिम समाज को और क्या मिलता है? कुछ नहीं। नौकरियां मिलती हैं तो जिस जाति का चीफ मिनिस्टर होता है उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं, मुसलमानों को कोई पूछता नहीं। तो ये तो 2 तरह का कि राजनीति का एक सिस्टम है, एक जो खुला खुला ये कहता हो कि भाई हमको मुसलमान नहीं चाहिए, और दूसरा मुसलमान का वोट भी चाहिए और मुसलमानों के पीठ में छुरी भी मारते हैं। तो ये 2 अलग अलग किस्म की पार्टियां इस देश में। जी बिल्कुल। और 2 सवाल आखिरी मेरा आपसे, एक तो दलितों को, आपने दलितों का जिक्र किया, तो इस पूरी लिस्ट में खास चीज जो देखने को मिल रही है, दलित और ओबीसी प्रत्याशियों के नाम बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, दलितों की जब बात हो रही है तो चंद्रशेखर को लेकर ये चर्चा चल रही थी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ऐन वक्त पे अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दिया, दलितों का वो सम्मान नहीं करते हैं, एक बयान चंद्रशेखर ने ये भी दिया है। हाँ, ये अच्छा क्या आपने कि इनसाइड स्टोरी हमारे पास है कि क्या हुआ।
चंद्रशेखर तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चंद्रशेखर तो जहाँ जहाँ वो आंदोलन वहाँ पहुँच जाते थे, चाहे शाहीन बाग का हो तभी पहुँच गए, किसान आंदोलन हो फिर भी पहुँच गए। अब 1 महीने 10 दिन से लगातार बातचीत चल रही थी। बातचीत क्या चल रही थी? सीट शेयरिंग को लेकर के। अब जो हमारे पास खबर है वो खबर ये है कि चंद्रशेखर और अखिलेश यादव दोनों की वो तस्वीर भी खिंच गई थी। अभी ट्वीट करते हैं ना भाई, ये समाजवादी पार्टी में आकर के मिले, जैसे इसकी घोषणा होती है एक तस्वीर आ जाती है स्वागत के साथ कि आपका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। तो ये तस्वीरें पहले ही खींची जाती है। वो तस्वीर की लिस्ट में चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की तस्वीर ऑलरेडी खींची जा चुकी थी। बातचीत ऑलमोस्ट हो चुका था, सिर्फ घोषणा बाकी थी। लेकिन क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि चंद्रशेखर कुछ सीटें मांग रहे थे, जिसमें 2 सीट आपको मैं बता दूं, एक गाजियाबाद और एक नोएडा। 2 सीट की उनकी डिमांड थी, और भी कुछ सीटों की डिमांड थी। डिमांड तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो ज़्यादा मांगेगी, लेकिन यहां तक तय हो गया कि चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर को एमएलसी बना दिया जाएगा, उनको कोई मंत्री भी बना दिया जाएगा, और ये 2 सीटें आप ले लो। तो ये 2 सीटों पे बातचीत होकर के सारा कुछ होकर के उसके बाद ये हुआ कि ये वापस चंद्रशेखर अपने काडर में गए, अपने नेताओं के पास गए। सब ने कहा कि भाई इतना इतना हमारे पास वोट है, ये क्या है? 2 सीट से क्या मतलब है? कम से कम 8 सीट चाहिए। जब 8 सीट की डिमांड लेकर के वो अखिलेश यादव के पास पहुंचे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम सोच के बताएंगे। अब दिक्कत ये हुआ कि इतने सारे तो गठबंधन हो गए हैं। अब अखिलेश यादव के पास सीट बचे तब तो वो किसी को दें, सब तो उन्होंने बांट दिया। अब जब सब कुछ बट गया तब इनके पास तो सीट ही नहीं है। तो उन्होंने फोन किया, फोन उठा नहीं, फोन का इंतजार होता रहा, और अंततोगत्वा ये डील फाइनल नहीं हो पाया। तो मन लायक सीटें नहीं मिली और काडर के अंदर ये सारा कुछ हो गया। तो चंद्रशेखर साहब का जो है पत्ता समाजवादी कुनबे से वो अलग हो गया। अब ये उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई ये दलित नहीं चाहिए, तो दलित विरोधी हो गए। जैसे वैसे बाकी जो राग अलापने वाले कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और तब तक उनको बड़ा ओबीसी से प्रेम था, बहुत दलित के लिए काम कर रही। मैं तो देख रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ बाइट, 1 सप्ताह पहले तक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दलितों के लिए खूब काम किया, ओबीसी तो सबसे खुश हैं, उनके लिए ये योजनाएं हमने किया, हमने वो किया, सारा कुछ वो बोल रहे थे। लेकिन चुनाव आते ही जब उनका पत्ता कटने लग गया तो अचानक से सरकार जो है एंटी ओबीसी, एंटी दलित, एंटी यूथ, एंटी किसान सारा कुछ हो गया। तो उसी हिसाब से चंद्रशेखर ने भी ये सारे आरोप लगाए कि भाई दलित नहीं चाहिए, वो एंटी दलित हैं, ये है वो है, लेकिन बड़े भाई हैं। तो अब राजनीति का खेल तो यही है कि अगर आपकी मन की बात चल जाए तो जो नेता है वो मसीहा है, वो महान है, और आपकी बात नहीं चले तो वो किसान विरोधी है, तो मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। जो जितनी भी शब्दावली आपके दिमाग में घुसती है उसके बाहर आप विरोधी लगा करके उसको जो है आप कर दे। तो ये पूरी कहानी है, लेकिन वैसे मज़ा आ रहा है देखना। मैं तो उस तारीख के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब योगी जी बाहर निकलते हैं और अखिलेश यादव के तमाम जो तंज जो अब तक के आए हैं उसका वो करारा जवाब देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चुनाव, बहुत ही वेल पॉइज्ड है, टफ इलेक्शन है, और कौन कहाँ किसको पटकनी दे दे ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी ने इस लिस्ट को बनाया है। मंथन कर पूरा विचार विमर्श कर इन नामों पर मोहर लग चुकी है। तो साथ ही बीजेपी ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को भी उतारा है। लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम है तो 21 नए चेहरे को भी शामिल किया गया है। अब देखना होगा बीजेपी के ये योद्धा अपनी अपनी सीटों पर कमल खिला पाते हैं या नहीं। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।